सो हेलो दोस्तों, मैं आकाश का स्वागत करता हूँ आप सभी का और एक कमाल के फ्रेश इंटरव्यू में। आज हमारे साथ है रोहित सर। आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं कि कैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट आईआईएफटी को क्रैक कर सकता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। सो हेलो सर, वेलकम टू दिस प्रोग्राम। Yeah, hello Akash, welcome. Thank you. ओके, सो क्या आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेंगे हमारे ऑडियंस को? Yeah, sure. So, hello everyone. I'm Prabhu Kumar. So, मैं मार्गरेटा से हूँ, which is in Assam. So, मैंने स्कूलिंग 10th यहीं से करी है एंड फॉर 12th मैंने नारायणा से किया था, which is in हैदराबाद. उसके बाद मैंने जेई अपियर किया, अच्छा नहीं गया ऑब्वियसली. एंड फिर मैंने बीटेक करी सिलिकॉन से, which is in भुवनेश्वर, जो कि ईस्टर्न जोन में काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है. एंड उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया एमबीए के लिए एंड अब लाइक करेंटली मैं आईएफटी कोलकाता में हूँ. दैट्स अबाउट मी. ओके, थैंक यू सर। सो यहाँ पे काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं बीटेक के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जेईई मेंस जैसा आपने बताया, लेकिन नहीं होने पे कोई प्राइवेट कॉलेजेस में थर्ड टायर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। तो बाद में सोचते हैं कि अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा तो चलिए कुछ और ड्रॉप कर लेते हैं तैयारी के लिए या फिर कहीं छोटे जॉब में ले लेते हैं। और कुछ होते हैं कि डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हैं हायर एग्जाम्स के लिए और वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गया या फिर एमबीए का प्रिपरेशन करके वो क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके माइंड में कब आया कि आप आईआईएफटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और कहाँ से आपने मोटिवेशन लिया इनिशियली? या श्योर. सो सबके माइंड में ये रहता है यार, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 12th, हम 12th करते हैं, फिर सबको इंजीनियरिंग या मेडिकल लिखती है. सो मैंने भी इंजीनियरिंग की थी इसलिए. एंड इनिशियली उतना पता नहीं रहता लोगों को कि उनको एक्चुअली में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. सो फर्स्ट ईयर कॉलेज का चला गया ऐसे ही मेरा, वो सबके लिए कॉमन रहता है. एंड फर्स्ट सेकंड ईयर तक मेरे स्कोर से अच्छे आ रहे थे, बट उतना मजा नहीं आ रहा था. लाइक वो एक लग जाता है कि हाँ, कोर में इंटरेस्ट है या नहीं है. सो मैंने मेरा ब्रांच एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है. तो मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे बट इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा था. तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैं रियलाइज कर चुका था कि ये तो नहीं करना है. लाइक मैं इस पे पोस्ट ग्रेड तो नहीं कर सकता. तो ऑब्वियसली अब मेरे को कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा. एंड और ऑल्टरनेटिव में सिर्फ एमबीए दिखा मेरे को, क्योंकि लाइक मेरे को अपना पर्सनैलिटी वेल सूट लगा एमबीए से. सो आई थॉट कि मैं उसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकता हूँ आगे. तो उस वजह से मैंने चूज किया ये. एंड ऑल्सो बीच में एक टाइम आया था जब मैंने सेकेंड ईयर के एंड की तरफ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो एक आ गया था मतलब अचानक से कि एक अटेम्प्ट दे के देखते हैं इफ एट ऑल होता है कि नहीं होता है. तो मैंने ट्राई किया था एक महीना, बिल्कुल नहीं हुआ. ठीक है. बट मैं बस ये बताना चाहूंगा कि आपको कोई भी चीज़ की पढ़ाई वेस्ट नहीं आती है. तो मैंने यूपीएससी की जो एक महीने के लिए प्रिपेयर किया था, तो उससे मेरा जीके स्ट्रांग हो गया था. एंड विच रियली हेल्प मी इन आईआईएफटी. तो ऐसा हो जाता है, लिंक हो जाता है. एंड फिर अपने कॉलेजेस में काफ़ी अच्छे लाइक सीनियर्स भी थे, जो काफ़ी अच्छा कर चुके हैं बीइंग फ्रॉम अ थर्ड टायर कॉलेज. तो सबको एक मन रहता है लाइफ में कि लाइक वंस इन अ लाइफ की एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है एंड टायर वन कॉलेज में पढ़ना है. तो दैट वाज द मोटिवेशन. वहीं से मेरे को मोटिवेशन आया कि मुझे एमबीए करना है, तो और करना भी है तो एक अच्छे कॉलेज से करना है. ओके। तो यहाँ पे अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये रहता है कि चलिए बीटेक कर लिए, लेकिन बीटेक के दौरान सोचते हैं कि एमबीए करेंगे आगे। लेकिन माइंड में ये क्लैरिटी नहीं मिलता कि क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा वहाँ पे, कैसे प्रिपरेशन शुरू करें? क्या अभी मैं थर्ड ईयर से शुरू करूँ प्रिपरेशन तो क्या लेट हो जाएगा? या फिर मुझे मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से शुरू करना चाहिए? तो यहाँ पे थोड़ा-सा एक शॉर्टली रोड मैप बता दीजिए कि अगर किसी को बीटेक के बाद एमबीए ही करना है, तो कौन से एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना पड़ेगा और कैसे करेंगे वो सब की तैयारी? श्योर. सो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको एक बता दूंगा रोड मैप जिसे आप फॉलो कर सकते हो ओके। अपने लाइक ईज के लिए. तो इनिशियली जब मैंने थर्ड ईयर के स्टार्ट में प्रिपेयर करना चालू किया था, तो इनिशियली मैं खुद से प्रिपेयर कर रहा था. तो मैंने कुछ सीनियर से गाइडेंस ली थी और मैंने काफ़ी यूट्यूब फॉलो किया था, ताकि कुछ बुक्स रिकमेंडेशन मुझे मिल सके, जिससे मेरी इनिशियल जो बिल्डिंग है हो सके. तो मैंने थोड़े बहुत अरुण शर्मा के बुक सॉल्व किए थे. एंड मुझे इनिशियल थोड़ा ग्रिप आ गया था, बट मुझे लगा कि शायद मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे एक्चुअल किस रूट को फॉलो करना है वो पता नहीं चल रहा था. तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी. एंड वहाँ पे मुझे एक कम से कम एक डेली मोटिवेशन मिल रहा था कि मुझे इन चीज़ों को फॉलो करना है आगे जाके, जिससे मुझे हेल्प हो सकती है. बट मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझता हूँ कि कोचिंग किसी को ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है लाइक एमबीए करने के लिए. बिकॉज
आपको जो एमबीए की सिलेबस रहती है वो काफी मेन स्ट्रीम रहती है, वो आप ऑलरेडी कर चुके रहेंगे 12th तक शायद। बट उन चीजों में आपको बहुत अच्छा ग्रिप होना पड़ेगा, जिससे आप कैट कैट या और दूसरे एग्जाम्स जो है वो निकाल सको। तो वो क्लैरिटी होनी पड़ेगी। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो पहले बार। तो आप कुछ अच्छे बुक्स फॉलो कीजिए, अरुण शर्मा वगैरह है, उसके बेसिक लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व कीजिए, जिससे आपको बहुत अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी, जिससे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स निकालिए, सॉल्व कीजिए। आप वर्बल के लिए कुछ बुक्स पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ऑब्वियसली रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के लिए। क्वांट्स तो आपको आती ही होगी, जो अपने बेसिक पहले पढ़ चुकी है, उस पर आपको बस बिल्डअप करना है। मैं या तो फिर आप कोई कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स लेके उनके मटेरियल सॉल्व कीजिए, दैट इज मोर देन इनफ आपको अपने अपने प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने बस वही कोचिंग से ही हेल्प ली थी, एंड मैंने सेल्फ प्रिपरेशन खुद बहुत किया था, एंड दैट इज हाउ इट वर्कड आउट। ऐसे ही होता है। ओके। तो जनरली अभी हम सपोज माइंड में सेट कर लिए कि प्रिपरेशन करना है हमें। तो बाद में क्या होता है, कुछ महीने प्रिपरेशन करने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ साल बाद एग्जाम देना है, फिर कुछ महीने बाद देना है, तो चलिए एग्जाम से पहले ही पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, या फिर वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाते। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपने क्या टिप फॉलो किया और दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, जो लोग कोचिंग ले रहे हैं और जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ओके। तो मैंने कोचिंग ली थी पर्सनली, तो मैं बता रहा हूँ कि कैट में कोचिंग का सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंस है जो मेरे हिसाब से, दैट इज कांस्टेंट मोटिवेशन। आप क्लास जाओगे रोज, उन लोगों के बीच बैठोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको एक कॉम्पिटिशन की फील आएगी, जो आपको मोटिवेट करेगी आगे प्रिपेयर करने के लिए। और जब सेकंड वे में आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको खुद से मोटिवेट रहना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो मुझे शुरू से काफी मन था, लाइक थर्ड ईयर में मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे उतना ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं गया था। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन में काफी यूट्यूब फॉलो करता था। मैं तो बेस्ट चीज फॉलो बोलता हूँ आपको कि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस के यूट्यूब कीजिए, बैठ के देखिए कि कैंपस कैसा है। तो वो बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है लोगों के लिए कि आपको एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, जहाँ से भी हो आप अभी। तो ये कांस्टेंट मोटिवेशन रहता है। बाकी आप कुछ वीडियोस फॉलो कीजिए यूट्यूब में, खुद से मोटिवेशन तो रखना ही पड़ेगा आपको कोई भी एग्जाम के लिए। एंड वो कंपटीशन के फील के लिए आप बीच में मॉक्स देते रहिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए कि आप कौन से सेक्शन में अच्छे हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कीजिए, जो आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेगी। ओके। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है काफ़ी सारे स्टूडेंट की तरफ से, जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो माइंड में एक विज़न या फिर गोल लेके चलना है। तो आपने बताया कि ड्रीम कॉलेजेस का वीडियोज़ देखिए तो वो मोटिवेशन रहेगा। तो कमिंग टू थ्योरेटिकल पार्ट, दैट इज़ एग्ज़ाम में क्या परसेंटाइल रहता है या फिर कितने मार्क्स लाने चाहिए? और आपका वो क्लैरिफ़ाई मतलब क्लियर कैसे हुआ, कितने परसेंटाइल के साथ, वो थोड़ा अगर बताएँगे तो और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। श्योर। तो अब मैं एग्जाम सेक्शंस की तरफ आता हूँ। तो इनिशियली मेरा फोकस सिर्फ कैट पे था जब मैं थर्ड ईयर पे स्टार्ट किया था। तो कैट इज द एंट्री गेट टू ऑल द आईएम्स, तो आपको सारे आईएम्स के गेट खुल जाते हैं कैट से। तो सबका पहला पहला गोल कैट ही रहता है कोई भी एमबीए के लिए। बट मैं यहाँ पे पर्सनली खुद रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ एक एग्जाम को लेके ना चले, आप और भी एग्जाम्स की तरफ देखें विच आर इक्विवेलेंट टू कैट, और जिन कॉलेजेस की रैंकिंग टॉप आईएम्स के लगभग है, और ऐसे काफ़ी कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो आपको ये लेके नहीं चलना है कि आपको क्या एमबीए करना है तो सिर्फ आईएम से ही करना है। तो ये एक लाइक मिथ है मेरे हिसाब से, जो काफ़ी हुआ था काफ़ी लोगों के साथ। मेरे खुद के पर्सनली कुछ दोस्त थे जिन्होंने सिर्फ कैट भरा था, और और मैं एक एग्जांपल हूँ जिसका कैट बहुत खराब किया था। तो माय परसेंटाइल वाज 76 इन कैट। ओके। पर्सनली बता रहा हूँ। क्योंकि लेकिन मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की थी, तो टुवर्ड्स द एंड मेरे मार्क्स में काफ़ी अच्छे आ रहे थे। तो आपको भी ऐसा होगा कि हाँ, काफ़ी अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं, तो मतलब मैं तो कर ही लूँगा। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि आप मार्क्स ह हफ्ते में 2 बार देते होगे, 3 बार देते होगे, लेकिन कैट एक ही बार होता है। तो आप उस दिन परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, फॉर एनी रीज़न आप नहीं कर पाए। तो आपके पास और बैकअप्स रहने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आता है, आपने प्रिपरेशन की है, आपको नॉलेज है, बट वो इस एग्ज़ाम डे में नहीं चला मे बी वो स्ट्रैटेजी। तो मैंने कैट दिया था, एंड मैंने आईएफटी फिल अप किया था। तो मेरे दिमाग में बैकअप में सिर्फ आईएफटी कॉलेज ही था, क्योंकि इट इज़ इक्विवेलेंट टू एन आईएम। तो मैंने कैट के लिए काफ़ी प्रिपेयर किया, बट आईएफटी के लिए मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्स के पहले थोड़े मॉक्स दिए थे, क्योंकि प्रिपरेशन दोनों की सेम ही रहती है। आपको बस जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन पैटर्न है वो डिफरेंट रहता है आईएफटी का कैट से।
तो इसी तरह आपको जो डिफरेंट एग्जाम्स है, जैट हो गया, वो एक अच्छा एग्जाम है, स्नैप हो गया, तो ये सब कुछ 3-4 एग्जाम्स को आप फोकस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी को आपको चेंज करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। ओके। तो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपने बताया, लेकिन इसी के साथ-साथ मैं पूछना हम्म, चाहूँगा कि आपने 3rd ईयर से अपना प्रिपरेशन शुरू किया, तो नॉर्मली आपको ऐसा यस। नहीं है कि आपका फुल टाइम आप प्रिपरेशन में डिवोट कर पाएँगे बिकॉज़ आपके लिए कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी है। तो दोनों को आप कैसे बैलेंस करते थे? यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन और आपका कॉलेज का स्टडीज़ और इंटरनल्स हो गया या फिर जो लैब्स वगैरह होते हैं, तो वो सब के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर रहे थे? ओके, श्योर। तो थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन अपनी। तो इनिशियली काफ़ी हेक्टिक रहा रहा था, क्योंकि इंजीनियरिंग और स्पेशली सिलिकॉन में काफ़ी पढ़ाते हैं, ठीक है? तो काफ़ी हेक्टिक हो गया था। तो इनिशियली मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था। ऐसे होता था कि सिर्फ़ मैं कोचिंग कर रहा हूँ और आ रहा हूँ, थोड़ा रिवाइज़ कर रहा हूँ और ज़्यादा कुछ डिवोट नहीं कर पा रहा। तो ऐसा आपको शुरू में लगेगा कि आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, बट आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको वीकेंड्स मिलते हैं, तो वीकेंड्स को थोड़ा कम घूम के, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो अपने स्टडीज़ में। तो वो एक अच्छा अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है। बीच में काफ़ी छुट्टियाँ मिलती होंगी आपको, तो आई विल से कि आप उसमें भी अपना टाइम डिवोट करने का ट्राई कीजिए। तो होता है ऑब्वियसली, हेक्टिक सबके लिए होता है इनिशियली, बट आपको जो गोल लेके चलना है, दैट इज़ वेरी बिग, एंड इफ इट इज़ फॉर बी स्कूल, आपको उतना करना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोलूँगा, और हाँ, लाइक रिगार्डिंग कैट, 24th को मेरा कैट था जितना मुझे याद है, और 23rd को मेरा एग्ज़ाम था। तो ये ऐसा ही रहता है, लाइक आपके जो कैट रहती है, उसके बीटेक एग्ज़ाम के ओवरलैप करती है, आस-पास रहती है काफ़ी, और मेरे केस में तो 1 दिन पहले ही था। तो मैं कुछ डिवोट नहीं कर पाया था, मैं बस अपने दिमाग को शांत कर रहा था 1 दिन के लिए कि मुझे नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है, और वो भी चला गया, तो ऐसे ही। और फिर मेरा आईएफटी का एग्ज़ाम 1 हफ्ते के गैप में था। तो मैंने 24th को कैट दी थी, 1 हफ्ते बाद 1 दिसंबर को मेरा आईएफटी था। तो 2 दिन तो मैं डिमोटिवेट था पूरा, कैट को लेके, ठीक है? क्योंकि मेरा कैट अच्छी नहीं गई थी। बट मैंने फिर सोचा कि अब जो एग्ज़ाम है मेरे आगे, उसको फ़ोकस करते हैं, जो चला गया, चला गया। तो मैंने फिर वो 5 दिन मॉक्स दिए, कुछ मॉक्स दिए, काफ़ी एनालाइज़ किया, क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज़ किया, और उस हिसाब से आई गेस उसी ने मुझे हेल्प किया है आईएफटी के लिए। और आईएफटी के एग्ज़ाम के टाइम मैं बहुत काम एंड कंपोज़ था, और जो कि मैं कैट के दिन बिल्कुल नहीं था, ऐसा होता है लोगों के साथ। तो कैट में लोग अपने आप बैठते हैं और फिर अपने लाइक नर्व्स खो देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको बहुत शांत रहना है, आपको जितना दिमाग शांत रहेगा, उतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। और बस टाइम निकालिए, आप वीकेंड्स में अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। और कॉलेज से भी हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है। मैं तो कहूँगा बहुत टाइम मिलता है, 6 सेमेस्टर तक, 7th काफ़ी हेक्टिक रहता है। तो आपको डिवोट करना पड़ेगा उस हिसाब से टाइम में अपने अकॉर्डिंग। ओके। तो आपने एक टर्म मेंशन किया कि काम और कूल रखना पड़ेगा अपने माइंड को। तो क्या-क्या एक्स्ट्रा करिकुलर हुँ, हुँ। एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसे फ्री टाइम एक्टिविटीज़ जो आपने फॉलो किया अपने माइंड को काम रखने के लिए और सारे प्रेशर को अच्छे से हैंडल करने के लिए, वो थोड़ा शेयर कीजिए? श्योर। तो बेस्ट चीज़ तो यही है, लाइक आप अपने प्रेशर को हैंडल करना है, तो आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना पड़ेगा काफ़ी चीज़ों के अंदर। तो अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स खेला कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्स को एकदम छोड़ दीजिए और पढ़ाई कीजिए, वैसा नहीं होता। आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। थोड़ा कम खेल लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे केस में मैं अपने कॉलेज में एक क्लब का हेड था, जो सोशल अवेयरनेस क्लब था, और मैं टेडेक्स सोसाइटी में भी था। तो उस हिसाब से मैं अपने आप को काफ़ी इन्वॉल्व्ड रखता था उन चीज़ों में, और उन चीज़ों में मतलब थोड़ा डिवोट करने का ट्राई करता था। थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ था इनिशियली, मुझे लग रहा था कि मैं लैग कर रहा हूँ अपने प्रिपरेशन में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट पर्सनैलिटी रहती है, वो इन चीज़ों से ही आती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़ते रहेंगे, आप निकाल लेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाएँगे एमबीए के लिए, तो वहाँ आपको पक्का पूछेंगे कि तूने क्या किया है? तो अगर आप नहीं बोल पाओगे, आप बोलोगे कि सिर्फ़ मैंने पढ़ाई करके आया हूँ सर, तो वो नहीं काम करेगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर एन ऑल-राउंडर, आप सब कुछ कर सकते हो। आप सारे एनवायरनमेंट्स में सब कुछ कर सकते हो। तो आप बस नॉर्मली अपना सारा इन्वॉल्वमेंट रखिए, कोई भी क्लब्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, और वो आपको मेंटल प्रेशर हैंडल करने में काफ़ी मदद करेगा। दैट इज़ इट। ओके। तो यहाँ पे जी। इसी के रिलेटेड एक अगला सवाल है। तो काम कूल होके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है। हुँ, हुँ। तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट हम एग्ज़ाम के दिन में परफ़ॉर्म कर लेंगे, तो हमारा जो भी प्रिपरेशन हुआ है, वो हम अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँगे, कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस हो जाता है, दैट इज़ मॉक टेस्ट। तो आपके हिसाब से मॉक टेस्ट का रोल क्या रहता है एक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए? चाहे वो कोचिंग ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो,
खुद से कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं? कोचिंग ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो वाले प्रोवाइड करेंगे। तो खुद से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करेंगे? श्योर। तो मैंने अपना पहला मॉक दिया था लाइक आप कोई भी कोचिंग जॉइन करते हो, सबसे पहले वहाँ पे एक मॉक होती है आपकी। तो वहाँ पे एक मैंने मॉक दिया था, तो वो काफ़ी ईज़ी मॉक था, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब तो मैं कर ही दूँगा, मतलब एग्ज़ाम निकाल ही दूँगा। तो उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक मॉक नहीं दिया, ठीक है? तो मुझे जितना याद है मैं कैट के 4 महीने पहले से मॉक स्टार्ट किया था मैंने अपना। मेरी पहली मॉक तक मैं बहुत कॉन्फिडेंस में था कि मैं तो सब प्रिपेयर कर चुका हूँ, अब तो मैं मतलब निकाल ही दूँगा, अच्छे परसेंटाइल तो आएँगे ही अब। पहला मॉक दिया मैंने, अब बहुत खराब गया, ट्रस्ट मी बहुत खराब गया। 53 परसेंटाइल आई थी मेरी, उसके आस-पास ही आई थी और बाकी फ्रेंड्स के भी उसके आस-पास ही आए थे, तो मैं खुश भी था। तो वैसा नहीं है। तो आपको आपको मोटिवेशन रखना है, आपको मॉक्स देने ही पड़ेंगे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो आपकी कैट हो, आपको देना ही पड़ेगा मॉक। और सबसे इम्पोर्टेंटली कैट में आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना रहता है, जो कि आपको पढ़ने से नहीं आता, आपको मॉक्स देने से आती है। तो आप जितने मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजाइज़ कर सकते हो। तो मेरे पर्सनल केस में मैंने अराउंड 25-30 मॉक्स दिए रहेंगे कैट के एंड 6 टू 7 दिए रहेंगे आईएएफटी के। तो आपको हर मॉक से एनालाइज़ करना है। आपको मैं तो ये बोलता हूँ कि ये फ़ॉलो कीजिए आप कि अब 3 घंटे का पेपर है, अगर कैट का आपका, तो 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया आपने। आप उसको 4-5 घंटे एनालाइज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप वीकेंड्स में बैठिए पेपर खोल के, आप वो पेपर को खुद से फिर से सॉल्व कीजिए। आपको अगर वो क्वेश्चन्स फिर भी नहीं बन रहे आपसे, तो आप सॉल्यूशंस देखिए क्यों नहीं बन रहा आपसे, आपने क्या मिस्टेक करी थी उस चीज़ में, उसको रेक्टिफ़ाई कीजिए। अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज कीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूँगा कि मेरे से वर्बल अच्छा होता है, मेरे से आरसी अच्छी होती है, वो मेरे लिए काम कर सकता है, आपके लिए नहीं कर सकता। तो आपको खुद की एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी जो आपके लिए काम करे। तो जितने मॉक्स देंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा और उतनी बेटर आपकी लाइक स्ट्रैटेजी बन सकती है जो फाइनल डे में आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ओके। तो यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग प्रिपेयर करते टाइम कंप्लीटली अगर 100% डिवोट कर दिए टाइम, तो कॉलेज का एग्ज़ाम छूट जाता है। यानी कि कॉलेज के एग्ज़ाम में किसी का बैकलॉग आ गया या फिर कुछ डाउनफॉल हो गया, तो वो सारे लॉस को हम कैसे मैनेज करेंगे, बैलेंस करेंगे? और अदरवाइज़ कॉलेज में अगर लो हो गया, तो प्रिपरेशन करने में भी डिमोटिवेट हो जाएँगे। तो वो सारे डाउनफॉल्स को हम कैसे मैनेज करेंगे और दोनों को एक प्रॉपर बैलेंस से कर पाएँगे? श्योर। तो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए मुझे लगता नहीं बीटेक में कुछ ज़्यादा ही आपको चैलेंजिंग रहता होगा। आप पढ़ सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ जो क्लासेस करते हैं बीटेक में, तो ध्यान से कीजिए। एटलीस्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उससे हेल्प होती है कि आप अपने फ़ोकस चेंज कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स की तरफ। जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है, तो मैं बोलता हूँ कि जैसे कि आपको गैप्स मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सपोज़ कोई एक एग्ज़ाम अभी है, कोई 2 दे सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपका जो टच रहता है उस एग्ज़ाम से वो छूटता नहीं है। तो काफ़ी अब आपको ग्रिप बनी रहती है उस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं पर्सनली ये फ़ॉलो करता था काफ़ी, क्योंकि मैं हर एग्ज़ाम दे के आऊँगा, उस दिन आप फ्री रहते हो, तो उसको वेस्ट मत करो, शाम को सो के उठो, एक मॉक दे दो। आपका जो ग्रिप है वो बना रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिखते-लिखते आप सब्जेक्टिव लिखते-लिखते आप ऑब्जेक्टिव भूल सकते हो। तो वो आपको बना रहना चाहिए कि लाइक एक फ्लो रहना चाहिए काफ़ी अच्छा। और जहाँ तक बात है बैकलॉग्स वगैरह की, तो अगर आपकी बैकलॉग्स वगैरह है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो उस चीज़ का। आप सही से प्रिपेयर कर सकते हो एंड ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं उसके लिए आई गेस। तो आप एग्ज़ाम्स के लिए 1-2 दिन शायद छोड़ दो प्रिपरेशन उस चीज़ के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए। 2 दिन फोकस कर लो उस चीज़ में, बट रिमेंबर टू गेट बैक। आप भूल मत जाना जो आपकी एम है उसको। उस पे आपको बने रहना है एंड वो आपको अल्टीमेट गोल एकदम क्लियर रहना चाहिए आपको कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरे को वो गोल क्लियर रहना है। मेरे केस में भी लाइक मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो एक एक रहता है कि सबका वो कि जॉब ले लो, 7-7 तक आ जाता है सबको। तो मुझे भी काफ़ी आ गया था, तो मैं पैनिक करके एक तो मुझे याद है 1-2 हफ्ते में छोड़ चुका था प्रिपरेशन बीच में बिकॉज़ क्योंकि वो कंपनीज़ आ रही थी कैंपस में। तो वो काफ़ी गलत था क्योंकि उसके बाद में फिर से जब बैठा पढ़ने के लिए, तो मेरे से नहीं हो रहा था। मेरे से मॉक्स भी अच्छे से नहीं हो रहे थे। तो एक पैनिक आ गया था। तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपका ये सब गोल सेकेंडरी रखना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो अपने आप को कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो आप अपना फ्लो बनाए रखिए, मॉक्स बीच-बीच में देते रहिए, अपने आप को टेस्ट करते रहिए। स्ट्रैटेजीज़ को एकदम एंड तक ऐसा होना चाहिए कि आपसे वो नेचुरल निकल रहा है। आप उससे कुछ कर नहीं रहे हो, आपका बॉडी वैसे ही मूव कर रहा है। तो उतना तक आपको करना पड़ेगा। ओके।
तो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज़ के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन रिसोर्सेज़ या फिर ऑफ़लाइन कुछ किताबें अगर खरीद सकते हैं, तो कौन-सा आप प्रेफ़र करेंगे स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो ज़ीरो लेवल से शुरू कर सकें प्रिपरेशन? श्योर, तो मुझे याद है मैंने इनिशियल प्रिपरेशन शुरू की थी अरुण शर्मा से, तो अरुण शर्मा का आपको क्वांट्स का मिल जाता है। वर्बल का नहीं बोलूँगा मैं, तो आप क्वांट्स और एलआरडीआई तो कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्वांट्स की बुक निकालिए अरुण शर्मा की, लेवल 1, लेवल 2 तक सॉल्व कीजिए, लेवल 3 इज़ उतना ज़रूरी नहीं रहता। लेवल 2 तक आपकी अच्छी फाउंडेशन बन जाती है, तो इनिशियली वो सही रहेगा आपके लिए। एंड फॉर एलआरडीआई मैं तो बोलूँगा सिर्फ प्रीवियस ईयर्स निकालिए बहुत सारे, सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, दैट इज़ इनफ। एलआरडीआई के लिए काफ़ी है। अपने आप को एक टाइम बाउंड एनवायरनमेंट में बैठिए और सॉल्व कीजिए। कैट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं मिस कर गया था पहले बोलना, कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जब भी मॉक्स दे रहे हो या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसको टाइम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम काफ़ी कम रहता है। आपको एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम हार्डली 2 मिनट मिल सकते हैं। तो आपको उस आपके दिमाग में वो चीज़ फिट हो जानी चाहिए एंड तक कि आपका बॉडी वैसे रिएक्ट कर रहा है। 2 मिनट में अगर नहीं हो रहा तो आपको छोड़ना है वो क्वेश्चन, आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो अरुण शर्मा आप फ़ॉलो कर सकते हैं क्वांट्स के लिए, एलआरडीआई के लिए आप प्रीवियस ईयर्स फ़ॉलो कीजिए और वर्बल के लिए पेपर वगैरह पढ़िए, क्योंकि आपको रीडिंग स्पीड काफ़ी अच्छी रहनी पड़ेगी आपकी, क्योंकि आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी पैसेजेस काफ़ी अच्छे रहते हैं और आईएफटी में तो उससे बड़े पैसेजेस रहते हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहनी पड़ेगी उस सेंस में। और उसके बाद कोई भी मटेरियल मिल सके अगर आपको प्रीवियस ईयर से, कोई सीनियर्स से, कोई भी कोचिंग की टाइम्स आईएमएस, तो उसको लेके आप सॉल्व करना चालू कीजिए, वो कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मॉक्स की, तो आप मॉक्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ हिट बुल्सआई काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, तो हिट बुल्सआई में मैंने खुद भी दिया था। तो आप पर्सनली रिकमेंड करता हूँ मैं, हिट बुल्सआई के मॉक अच्छे रहते हैं। आपको खुद के बारे में भी पता चलेगा, एनालाइज़ भी कर सकते हो उसमें आप। परसेंटाइल भी अच्छी मतलब देख सकते हो कि कितनी हो रही है। और आप आईक्वांटा फ़ॉलो कर सकते हो। आईक्वांटा भी काफ़ी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। उनके कुछ वीडियोज़ रिलीज़ करते हैं वो, तो वो काफ़ी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। एंड अगर आप आईएफटी के लिए जीके कर रहे हो, तो जीके के लिए वो मनोरमा की बुक आती है, वो क्विज लाइक ईयर बुक आती है कुछ उसकी, हुँ, हुँ। तो उसमें सारे जनरल अवेयरनेस रहते हैं। तो बेसिकली आपका ऑल इन ऑल आपका पेपर से न्यूज़पेपर से हो जाएगा वो काम, क्विज वाला। तो क्योंकि आपको 20 क्वेश्चंस अराउंड आते हैं आईएफटी में, आपके जनरल नॉलेज में, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि आपको नहीं आता तो, क्योंकि आपको सिर्फ 7 कर लोगे तो काफ़ी है, मतलब मेरे हिसाब से 7 टू 8 इज़ अ गुड नंबर। तो आपको ऐसा नहीं कि 20 करके आने हैं उसमें, ठीक है? तो डरिए मत। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था कि आप ये प्लेटफ़ॉर्म्स को चेक कर लीजिए, हिट बुल्सआई वगैरह प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें मॉक्स दीजिए और काफ़ी अच्छा रहेगा और एक स्ट्रैटेजी को डेवलप कीजिए। ओके। सो आखिरी में मैं और 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो हमें कैसे फ्रेंड सर्कल में रहना चाहिए या फिर उनका इम्पैक्ट हमारे प्रिपरेशन में क्या पड़ता है? यानी कि कोई अगर प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा है और कोई अगर एमटेक के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसी बीच आप एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बैलेंस कैसे रहेगा? क्योंकि डिस्कशन सभी का अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू में रहेगा, तो इम्पैक्ट भी पड़ सकता है कि ओके वो दूसरे के लिए कर रहा है, शायद उसका हो गया तो मेरा नहीं हुआ तो। तो फ्रेंड सर्कल का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा शेयर कीजिए? श्योर। तो इस केस में मैंने क्या किया था, मेरे केस में मैं थोड़ा लकी था। तो मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ जो प्रिपेयर कर रहा था सेम एमबीए के लिए और हम सेम कोचिंग जाते थे। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि मैं आपको खुद रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो एक ग्रुप बना लीजिए अपना। तो उस ग्रुप में क्या रहता है कि आपको कांस्टेंट मोटिवेशन मिलता है, एक तो आप कॉम्पीट कर सकते हो, कोई भी मॉक दे के आ रहे हो तो आप स्कोर्स को मालूम कर सकते हो कि अच्छा मेरा इतना है, उसका इतना है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो एक कॉम्पिटिशन के लिए एक बन जाता है अपने आप में। तो वो सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है, मेरे सर्कल में कुछ ऐसे भी दोस्त हैं मेरे जो एमटेक के लिए कर रहे थे। एंड हम हाँ, वो जो आपने अभी बताया कि वो जो डिस्कशंस है काफ़ी डिफरेंट हो जाती थी हुँ, कभी-कभी, हुँ। क्योंकि वो अपना डिस्कस कर रहे हैं सर्किट्स वगैरह के बारे में और हम यहाँ पे अपना मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको नॉलेज गेन करनी है जहाँ से भी हो सके, ठीक है? तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप एक सर्कल फॉर्म कीजिए अपने बीच में, और जो आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, सिमिलर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कैट हो गया, ज़ैट हो गया या फिर स्नैप हो गया, आईएफटी हो गई। तो अपने में आप कॉम्पिटिशन्स कीजिए, मॉक्स जब भी दे के आते हैं, एक-दूसरे का डिस्कस कीजिए कि आज आपने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की थी। अब मैं और आप लाइक आपने खुद की क्या की थी, उसने क्या-क्या की थी। फिर आप कंपेयर कीजिए कि उसकी स्ट्रैटेजी में क्या अच्छा था, जो आप यूज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। फिर काफ़ी अच्छा बन जाता है। और आपको लेट डाउन नहीं होना है, काफ़ी मॉक्स में आपके काम आएँगे, काफ़ी मॉक्स में आपके फ्रेंड्स के काम आएँगे। हुँ, तो हुँ। वैसा कुछ डिमोटिवेट नहीं होना है।
ये तो बट एक कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एक पीयर लर्निंग कीजिए, क्योंकि आप एमबीए में जब जाते हो, तो आप वहाँ पे वही करते हो। लाइक करंटली मैं अगर देखूँ लाइक मेरे अपने खुद के एमबीए कॉलेज के बारे में, तो मेरे काफ़ी ग्रुप्स में इन्वॉल्वमेंट है। लाइक अभी 3 महीने हो चुके हैं मुझे और यहाँ पे एज़ एन वर्चुअल चल रहा है सब कुछ। बट फिर भी इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, इतना लाइक वर्चुअली मिलते हैं हम और डिस्कशंस करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लर्निंग हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पहले से फॉलो करनी है ताकि आपको बी स्कूल में भी हेल्प होगी। ओके। सो टुवर्ड्स द एंड मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा चीज़ लगा कि अगर ये चीज़ मैं पहले थोड़ा पता हो जाता तो और अच्छा होता? या फिर ये मुझे बहुत लेट में पता चला? तो क्या ऐसा एक चीज़ है जो आप चाहते हैं कि किसी को अगर पहले पता चल जाए या फिर वो गलती वो ना दोहराए, तो आपकी तरफ से क्या रहेगा कि प पहले से पता हो जाना चाहिए? ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने मॉक्स थोड़े लेट कर दिए थे देने में, ठीक है? क्योंकि मुझे लगा था कि अगर आप ऐसा रहता है कितने लोगों का कि अगर मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लूँगा, फिर मैं मॉक्स दूँगा। तो ये ऐसा काम नहीं करता। आपको मॉक्स एक एक पर्टिकुलर टाइम से देना चालू कर देना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कैट का जो सिलेबस है आपको पहले से पता ही रहता है आधा से ज़्यादा। आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ और जो की लर्निंग होती है, वो मॉक्स से ही होती है। क्योंकि आप जब एक मॉक देते हो, आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर आपसे 30 बन रहे हैं और 70 नहीं बन रहे हैं, तो आपको 70 क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर आप एक एक एग्ज़ाम से सिर्फ 70 क्वेश्चन सीख सकते हो, तो आप मतलब अगर ज़्यादा मॉक्स दोगे, अगर शुरू में वीकली मॉक्स भी दे रहे हो, तो आप काफ़ी सीख सकते हो उससे। तो मैंने काफ़ी लेट से स्टार्ट किया था मॉक्स देना, बट मॉक्स इज़ मतलब बहुत बेस्ट चीज़ है, जो आप कैट के लिए यूज़ कर सकते हो या कोई भी एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जितने आप मॉक्स दोगे, उतने क्वेश्चन बैंक आपके पास बन जाएँगे। और पर्सनली मैं बोलूँगा कि अगर आप मॉक्स दे रहे हो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको या फिर कोई एलआरडी का अच्छा सेट मिलता है, उसको नोट डाउन कर लो कहीं पे लिख लो, ताकि एग्ज़ाम्स के पहले आप इस क्वेश्चंस को देख के जाओगे, तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मुझे इतने सारे पैटर्न पता है। क्योंकि एलआरडीआई में मुझे पता शायद लगता है 15 से 20 पैटर्न्स होंगे, उससे ज़्यादा तो आता ही नहीं होगा। तो लोगों को ये पता नहीं रहता, लोग लोग क्या करते हैं कि रैंडमली बुक निकालते हैं, सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता रहना चाहिए कि डिफरेंट टॉपिक्स क्या-क्या है, उसके हिसाब से एक-एक, दो-दो क्वेश्चन कीजिए एलआरडीआई में। ओके, या फिर क्वांट्स हो गया, तो उसमें आप जैसे कि आप मॉक्स देते हो, आप एनालाइज़ कीजिए, आपको जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, सॉल्व कीजिए उसको। और उस हिसाब से आपकी काफ़ी अच्छी एक क्वेश्चन बैंक बन जाएगी, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपको इतने क्वेश्चंस पता है। तो आप मॉक्स काफ़ी पहले देना चालू कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको प्रिपरेशन खत्म होने पे देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। सो आखिरी में मैं आपके तरफ से कुछ मोटिवेशनल चीज़ें सुनना चाहूँगा कि जो अगर फ्रेशली प्रिपरेशन कर रहा है, तो कब उसको प्रिपरेशन शुरू कर लेना चाहिए? और जो भी कर रहा है, तो आगे एक लक्ष्य को लेके क्या मोटिवेशन एक कांस्टेंट रहेगा उसके माइंड में? श्योर, तो आई होप जितने लोग भी देख रहे हो, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि 1 महीना बाकी है, 1 महीने से बहुत कम बाकी है आपके आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे प्रिपेयर्ड हो गए। बस मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम डे में बिल्कुल पैनिक नहीं करना है आपको। आपको जो आता है, वो आता है, आप भूल नहीं जाओगे। एग्ज़ाम में बैठना है, काम एंड कंपोज़्ड होके बैठना है। ऐसा सोचना नहीं है कि अगर आज नहीं हुआ तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगा बी स्कूल, ऐसा सोचना ही नहीं है। अब क्योंकि आपने इतनी प्रिपरेशन करी है, उस दिन के लिए करी है, तो मैं ये बस बोलना चाहूँगा कि आप अपना नर्व्स को काम कीजिए। मेरे केस में मैं नहीं कर पाया था, किसी ने कहा नहीं था मे बी, मैं बोल रहा हूँ आज, ठीक है? तो अच्छे से काम कंपोज़ बैठिए, आपने जो प्रिपरेशन किया है, आपने अच्छे से कर चुका है। अपने स्ट्रैटेजीज़ को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए एग्ज़ाम्स के पहले और और ऐसा कुछ अपने को लेट डाउन फ़ील नहीं करना है एग्ज़ाम्स के पहले या फिर एग्ज़ाम्स के बाद अगर आपसे एग्ज़ाम नहीं में परफ़ॉर्म नहीं होता है, क्योंकि एक एग्ज़ाम चली गई कोई बात नहीं है, आगे काफ़ी एग्ज़ाम्स होंगे आपके अलग-अलग कॉलेजेस के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ़, इसलिए आप आराम से प्रिपेयर करो क्योंकि ये बी स्कूल है, आज नहीं तो कल। आप अगर मोटिवेशन है तो निकाल लोगे, तो कोई डरने की बात नहीं है उसमें। तो आई ओके। होप आप सबके अच्छे-अच्छे कॉलेजेस निकले और आप अच्छे-अच्छे बी स्कूल्स जॉइन करो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, सो थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और डेफ़िनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, वो सुधर जाएगा और चीज़ें सीखने को मिलेगा कि क्या-क्या रिसोर्सेज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। और उम्मीद रखते हैं कि आपका जैसे-जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप दोबारा आके बताना चाहेंगे कि कैसा आपका डिफरेंस लगा एक इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस और आपका बी स्कूल का एक्सपीरियंस।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आकाश, एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम ये चैनल बना के। काफी लोग को काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम अवेलेबल रहते हैं, जो अच्छे क्वालिटी रिसोर्सेज रहते हैं। तो आई होप चैनल तुम्हारा अच्छा ग्रो करे एंड ज्यादा रीच कर पाओ तुम लोगों को। जस्ट ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।